डॉक्टर साजिद जी, हमारे अभिन्न मित्र, प्रोफेसर जयचंद्रन जी, उपस्थित सभी मित्रों, सभी शिक्षक, हम सब लोग अध्यापक हैं, सब हम लोग मित्र ही हैं। हम थोड़े पहले अध्यापक हो गए इसलिए इस पार हैं, आप थोड़े बाद में हुए इसलिए उस पार हैं, लेकिन हम हैं एक ही समाज के, एक ही जैसा काम करते हैं। पढ़ना पढ़ाना ही हम लोगों का काम है। तो मूल रूप से व्याख्यान से अधिक मैं बराबर निवेदन करता हूं लोगों से, ये बातचीत अधिक है। मैं जो सोचता हूं प्रेमचंद को लेकर, उनकी स्त्री दृष्टि को लेकर, वो आपके सामने रखूंगा। मैं लंबे समय से मैं प्रेमचंद को लेकर कुछ कुछ करता रहा हूं काम। स्त्री दृष्टि एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसा प्रसंग है आज की तारीख में जिसको लेकर तरह तरह के काम हो रहे हैं। जो समकालीन स्त्री विमर्श है, जो समकालीन रचनाशीलता है, उसमें तो ये चीज है ही। यह भी हुआ है कि जो हमारे पूर्वज रचनाकार हैं, हम उनका भी मूल्यांकन कर रहे हैं, उनके भी जो गुण हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। और इसी के साथ जो चीजें उनके वहां कमियां हैं, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। प्रेमचंद के बिना हिंदी साहित्य पर कोई बातचीत संभव नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ये संभव ही नहीं है कि कोई प्रेमचंद को छोड़ दे और फिर सोचे कि वो कुछ कर लेगा या कर लेगी। हिंदी साहित्य में ये संभव नहीं है। इसलिए प्रेमचंद से टकराना तो पड़ता है, चाहे उनकी कोई भी दृष्टि हो, उनकी किसी भी ढंग की कहानी हो, उपन्यास हो, उसे टकराना पड़ता है। प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि पर बात करने से पहले मित्रों, यह जानना जरूरी है कि प्रेमचंद ने स्त्रियों को लेकर जो सोचना समझना शुरू किया, उसमें उनका अपना योगदान तो था, लेकिन वो एकाएक नहीं हुआ। उसके पहले भी कुछ घटनाएं 19वीं शताब्दी में भारत में हो रही थी। सिर्फ हिंदी प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। भारत में हो रही थी। जो बंगाल में नवजागरण पूरे देश में आया, लेकिन बंगाल के रास्ते जो नवजागरण आया, तो बंगाल में जो नवजागरण हो रहा था, वहां पर स्त्री को लेकर, स्त्रियों को लेकर जो काम हो रहा था, आप सब परिचित हैं उससे, कि पहली बार स्त्रियों के मुद्दे पर बहुत संवेदनशीलता के साथ नवजागरण काल में विचार हुआ। जब नवजागरण आया, ये वही कालखंड है जब बंगाल में स्त्री कवि सामने आई, बहुत सारी कवित्रियां जो हैं वो सामने आई। भारत के दूसरे हिस्सों में भी आई, क्योंकि बंगाल उस समय फोकस पर था, बंगाल में चीजें दिख रही थी, इसलिए उस दौर में ये ज्यादा साफ साफ दिखाई दिया। ये वही समय है जब पंजाब की तरफ काम कर रही थी कुछ स्त्रियां। खुद प्रेमचंद के अपने समय में रामेश्वरी नेहरू जैसी जो विचारक थीं, वो इलाहाबाद में काम कर रही थीं। स्त्री दर्पण जैसी पत्रिका निकल रही थी उस दौर में, गृहलक्ष्मी जैसी पत्रिका निकल रही थी उस दौर में। गृहलक्ष्मी आज वाली नहीं, आज वाली गृहलक्ष्मी तो बड़ी भिन्न किस्म की पत्रिका है। उस दौर की जो गृहलक्ष्मी थी, उसमें स्त्री चेतना के आलेख छप रहे थे। स्त्रियों को कैसे अग्रगामी बनाया जाए, कैसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया जाए, इन विषयों पर लेख छप रहे थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ढेर सारा काम किया था उस दौर में स्त्री विषय को लेकर के। एक बड़ा प्रकरण था रखमाबाई का, और वो एक तरह से बड़ा उदाहरण है पूरे भारत के लिए कि रखमाबाई ने कैसे उस दौर में बाल विवाह कर दिया गया था रखमाबाई का, और उन्होंने विवाह के तुरंत बाद विदाई नहीं हुई थी, जब हमारी तरफ उसको द्विरागमन कहते हैं, गौना कहते हैं। तो जब विदा करने का समय आया तो रखमाबाई ने पति के घर जाने से इनकार कर दिया, और उस दौर में इसको लेकर बड़ा मतलब कह सकते हैं हो हल्ला हुआ, और अंग्रेजों से लेकर के भारतीय बुद्धिजीवियों तक उस दौर में बहुमत उन लोगों का था जो लोग ये मानते थे कि रखमाबाई को अपने पति के घर चले जाना चाहिए। लेकिन रखमाबाई सहमत नहीं हुई, जीत उनकी हुई। वो विलायत गईं और वहां से डॉक्टरी पढ़ करके लौटी,
और अपने पैरों पर खड़ी हुई। एक बड़ा उदाहरण 19वीं शताब्दी में रखमाबाई ने प्रस्तुत किया प्रेमचंद के आने से पहले। हिंदी में जब प्रेमचंद आते हैं, ये उसके पहले की घटना है। मुखोदायिनी उपाध्याय की कविताएं बंगाल में उसके पहले की घटना है। माँ भगवती जो है वो उनकी किताब जो है वो उसके पहले की घटना है पंजाब में। तो ये सब चीजें जब हो रही थी, इस बीच में प्रेमचंद आए और प्रेमचंद एक मंत्र के साथ आए, स्वतंत्रता। एक तरह से बीज शब्द है प्रेमचंद के पूरे लेखन का, स्वतंत्रता, स्वाधीनता। जब प्रेमचंद के वहां स्वतंत्रता या स्वाधीनता जैसा शब्द आता है तो इसका एक मतलब तो है कि अंग्रेजों से स्वाधीनता, औपनिवेशिक सत्ता से स्वाधीनता, लेकिन यही मतलब नहीं है। प्रेमचंद के वहां स्वाधीनता का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब उस दौर में था जमींदारी व्यवस्था से स्वतंत्रता, किसानों की जमींदारी व्यवस्था से स्वतंत्रता, स्त्रियों की पितृसत्ता से स्वतंत्रता, पेट्रियार्की, स्त्रियों की पितृसत्ता से स्वतंत्रता, मजदूरों की पूंजी, जो नया नया पूंजीवाद आना शुरू हुआ था रंगभूमि में, बहुत जिसको बहुत विस्तार से प्रेमचंद चित्रित करते हैं और उस पर बात करते हैं, उस पूंजीवाद से मजदूरों की सुरक्षा कैसे की जाए और श्रम का अवमूल्यन न हो पाए, यह भी प्रेमचंद की स्वतंत्रता के केंद्र में है कि कैसे स्वाधीनता से ये चीज जुड़ेगी। और जो मैंने कहा कि औपनिवेशिक सत्ता से स्वाधीनता तो सर्वोपरि थी कि भारत स्वाधीन हो, हमारा देश स्वाधीन हो, यानी कि प्रेमचंद के वहां स्वाधीनता का आशय एक साथ जहां कहीं भी गुलामी है उससे स्वाधीनता। दूसरी चीज प्रेमचंद ने जो की, जो स्त्री दृष्टि के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, कि प्रेमचंद के जितने महत्वपूर्ण स्त्री पात्र हैं वो सब सोचने समझने वाले स्त्री पात्र हैं। उनकी स्त्रियां सोचती हैं और बोलती हैं। और मित्रों, जिस दिन कोई सोचना और बोलना शुरू कर देता है उस दिन वह गुलामी की जंजीर को झिटक देता है। गुलाम की पहचान है कि वह सोच नहीं सकता, और अगर सोच भी ले तो बोल तो कतई नहीं सकता। जिस दिन सोचना और बोलना साथ साथ शुरू हो जाता है, समझिए कि गुलामी की जंजीरों को आप तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो प्रेमचंद की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रेमचंद की जो प्रतिनिधि स्त्री पात्र हैं वो सब सोचने और बोलने वाले पात्र हैं। और भिन्न ढंग से अभी मैं क्रमशः आपके सामने कुछ उदाहरण के साथ भी बात करूंगा। ये मैं थियराइज कर रहा हूं, चीजों को आपके सामने रख रहा हूं कि प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि को कैसे देखें, किस तरह से इनको समझने की जरूरत है। प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक हैं जिन्होंने यह महसूस किया कि संपत्ति पर स्त्री का अधिकार ही नहीं है। पहले वो पिता के साथ है, फिर पति के साथ है, पति नहीं रह गए तो वह पुत्रों के साथ है, अगर पुत्र नहीं है तो जो उनके परिवार, पति के परिवार के लोग हैं, वह उन पर आश्रित। प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक हैं मित्रों जिन्होंने कहा कि पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार होना चाहिए। यह सुनिश्चित होना जरूरी है कि पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार हो। सोचिए, सिर्फ किस्सागो नहीं थे प्रेमचंद, और प्रेमचंद इसके लिए दो काम कर रहे थे। एक तरफ तो वो निबंध लिख रहे थे, अभी मैं उद्धरण के साथ बताऊंगा आपको कि कहां छप रहा था वो निबंध। दूसरी तरफ गबन जैसा उपन्यास लिख रहे थे जहां पर सरला रतन नाम का चरित्र तैयार करते हैं वो, और सरला रतन भी यही बात कहती है कि पति के रहते जो लोग हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, पति के नहीं रहने पर वो हमारे मालिक हो गए हैं, अचानक वो हमारे लिए भत्ता तय करने लग रहे हैं। ऐसी विडंबना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रेमचंद कई चीजें समझ रहे थे उस दौर में। एक तो बेमेल विवाह की जो पूरी परंपरा सी बन गई थी उस दौर में, जिसमें स्त्रियां कोई रोक ही नहीं सकता था, वैधव्य मिलना ही मिलना था उनको, वो विधवा हो ही जाती थी और फिर वो लाचार हो जाती थी। तो ये जो पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार का मामला है, इसका मामला यह भी था कि अगर सामान्य किस्म का विवाह हो तब भी हो, और असामान्य किस्म में तो बहुत ही जरूरी था ये,
ताकि जीवन सुरक्षित हो सके। यानी कि प्रेमचंद एक साथ सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता की भी भूमिका निभा रहे थे और साहित्यकार की भूमिका में तो वो थे ही थे। ऐसे विषयों को पहली बार प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में इंट्रोड्यूस किया है, पहली बार लेकर आए, जिनके बारे में लोग सोचते तक नहीं थे। राजा रानियों की कहानियां, जमींदारों की कहानियां, यही सब चलता रहता था। प्रेमचंद ने कहा नहीं साहब, हम तो होरी की कथा कहेंगे, और होरी की तो बहुत बाद में, उसके बहुत पहले आ गए। धनिया की कथा कहेंगे, उन लोगों की कथा कहेंगे, पूस की रात लिखेंगे, ऐसे लोगों की कहानियां लिखेंगे, ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो सदियों से वंचना का शिकार हैं, जो सदियों से शोषण का शिकार हैं, सदियों से जिनकी ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। पहली बार प्रेमचंद ने उनकी ओर ध्यान दिया, और उसमें स्त्री दृष्टि पर, चूंकि हम लोगों को बातचीत करनी है, स्त्रियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ उदाहरण देता हूं मैं प्रेमचंद के वहां से, और फिर साथ साथ बात करेंगे। प्रेमचंद ने जब लिखना शुरू किया तो अपने कहानियों उपन्यासों में तो जिक्र किया, उनको लगता था कि सीधे सीधे निबंधों में अगर बात न आए तो बात नहीं बनती है। उन्होंने कहा स्त्री शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा बिना पढ़ाई के स्त्रियों की मुक्ति पर कोई बातचीत अगर आप करते हैं तो अधूरी बातचीत है। स्त्रियों को शिक्षा दिया जाना जरूरी है। स्त्रियां अगर शिक्षित होंगी तो वो अपने आर्थिक आधार को मजबूत कर लेंगी। आज देखिए ना, हम लोग इस रिफ्रेशर कोर्स में कितनी महिला साथी आज यहाँ उपस्थित हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, अपने अपने पैरों पर खड़ी हैं, अपने ढंग से जीवन का निर्णय ले सकती हैं, सब कुछ है। ये प्रेमचंद ने पिछली शताब्दी के, 20वीं शताब्दी के बिल्कुल आरंभिक वर्षों में सोचना शुरू किया। उन्होंने भाषण दिए जाकर के कि स्त्रियां भी अब वही शिक्षा प्राप्त कर लेना चाहती हैं जिनको प्राप्त करके पुरुष मालिक बना बैठा है, मालिक बना बैठा है। ये प्रेमचंद है। अगर इसी से पता चलता है कि प्रेमचंद किस तरह से पूरे समय समाज की धड़कन को समझ रहे थे। प्रेमचंद को मालूम था कि सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने भर से भारत की तकदीर नहीं बदलने वाली है। जब तक यहां पर स्त्रियों की, वंचितों की तकदीर नहीं बदलेगी, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए वो कहते हैं कि स्त्री शिक्षा पर बात करिए। मैं सीधे सीधे प्रेमचंद का उद्धरण पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। जो कहते हैं कि दहेज के प्रसंग में लिखा उन्होंने, बेसिकली आप सोचिए कि दहेज आज की चीज नहीं है। ये प्रेमचंद के अपने समय में भी दहेज जैसी चीज चल रही थी कि बेटी जा रही है और बेटी के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें भी देनी है, बहुत सारा कुछ करना है। ये प्रेमचंद के समय में, हमें तो इसका एक ही इलाज नजर आता है, और वह यह कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाए। उसी तरह जैसे हम अपने लड़कों को छोड़ देते हैं, उनको विवाहित देखने का मोह हमें छोड़ देना चाहिए, और जैसे युवकों के विषय में उनके पथभ्रष्ट हो जाने की परवाह नहीं करते, उसी प्रकार हमें अपनी लड़कियों पर, बेटियों पर विश्वास करना होगा। प्रेमचंद कह रहे थे कि हम अपने बेटों को तो घर से दूर पढ़ने को भेज देते हैं और सोचते हैं कि ये नहीं बिगड़ेगा, तो बेटियों के बारे में आप क्यों नहीं ये सोच सकते कि वो भी नहीं बिगड़ेंगी? आप बेटियों के बारे में क्यों मान लेते हैं कि जिमी स्वतंत्र भई बिगड़हि नारी? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये प्रेमचंद हैं जो उस दौर में हवा के विपरीत खड़े होकर के बात कर रहे थे। हवा उनके पक्ष की नहीं थी। हवा तो वही थी कि स्त्रियों को मतलब थोड़ी बहुत चीजें दे दो, बहुत नहीं चलेगी। प्रेमचंद ने कहा कि ये कम से कम वाली बात नहीं चलने वाली है, मुकम्मल चाहिए। और आजादी तो तभी होती है जब हर तरह की आजादी हो आपके पास, सोचने समझने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी। ये हिंदी में पहले हैं प्रेमचंद जिन्होंने स्त्रियों के संदर्भ में ये किया, निबंधों में भी और कथा साहित्य में भी। इसलिए प्रेमचंद को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। अगर सिर्फ वो किस्सा कहानी लिख देते तो भी मैं महत्वपूर्ण मानता, लेकिन तब लगता कि चलिए कहानी में चीज आ गई। लेकिन जब कोई आदमी निबंध लिखने लगे, संपादकीय लिखने लगे, तो समझिए कि वो समय को बदलने के लिए तड़प रहा है।
वो समय को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए गहरी बेचैनी महसूस कर रहा है। तो प्रेमचंद ऐसे थे। और दहेज की तो लगातार प्रेमचंद ने निंदा की है। देखिए, वह दहेज है जिसके नाते सेवा सदन घटित होता है। सेवा सदन उपन्यास अगर दहेज का मामला नहीं होता तो सुमन को उस रास्ते नहीं जाना पड़ता, बेमेल विवाह नहीं होता, तमाम तरह की चीजें हैं। वह दहेज है जिसमें निर्मला जो है वो बेमेल विवाह का शिकार होती है और पूरा जीवन नारकीय हो जाता है। जब बेमेल विवाह होगा तो अविश्वास रहेगा ही रहेगा पति पत्नी के बीच में। उसको कोई रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता कोई। पत्नी के मन में कुछ नहीं आएगा, लेकिन पति जैसा कि निर्मला में होता है, तोताराम जो है वो मुक्त नहीं हो पाते। यहां तक कि उनका ही बेटा है, उसका हमउम्र है निर्मला का, लेकिन वो उसको लेकर के भी संदेह में आ जाते हैं। कितने नाजुक मतलब बिंदु पर प्रेमचंद ने हाथ रखा है, समझना चाहिए। यहां हाथ रख के प्रेमचंद ये कहना चाहते थे कि भाई, ये बेटियों का जीवन बर्बाद मत करो, ये इस तरह नष्ट मत करो। होरी जो है वह गोदान उपन्यास के अंत की तरफ जब जाएंगे तो होरी को लगता है कि वह चौराहे पर खड़ा है और लोग उस पर थूक रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी बेटियों का बेमेल विवाह किया है। वो कलप रहा है भीतर से। यह वही कालखंड है जब निराला सरोज स्मृति विषाद की शोक गीत लिखते हैं और उसमें अपनी पुत्री पर बात करते हुए वो कहते हैं कि धन्य मैं पिता निरर्थ, तेरे हित कुछ कर न सका, जाना तो बस अर्थागम उपाय, पर रहा सदा संकुचित काय। उनको भी लगता है कि बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ, हालांकि वो बेमेल विवाह का मामला नहीं है वहां, लेकिन उस पूरे कालखंड में स्त्री चिंता केंद्र में है। 1935 की कविता है, गोदान भी उसी समय लिखा जा रहा है। गोदान बड़ा उपन्यास इसीलिए है कि उसमें कई विषय एक साथ, कई उपकथाएं हैं, एक कथा उसके भीतर कई उपकथाएं चलती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। अभी मैं आऊंगा स्त्री दृष्टि पर बात करने के लिए, मालती के प्रसंग के लिए भी मैं अभी आऊंगा गोदान की तरफ। उसके पहले मैं कुछ और बातें, आप कभी मौका मिले अगर आप लोगों को तो प्रेमचंद के जो स्त्री विषयक निबंध हैं उनको जरूर पढ़िए। आप देखेंगे कि किस तरह प्रेमचंद कई किताबों में अब उपलब्ध है, विविध प्रसंग में ये सारे निबंध उपलब्ध हैं। अन्य कई लोगों ने भी संकलित किया है। यहाँ प्रसंग बस बताऊं, हालांकि अपने बारे में नहीं कहना चाहिए। मेरी भी एक किताब है जिसमें प्रेमचंद के दलित और स्त्री विषयक विचार, भारतीय ज्ञानपीठ से है वो। तो आप विविध प्रसंग मिल जाए, कोई भी किताब मिल जाए कहीं से भी, जहां प्रेमचंद के स्त्री विषयक विचार हैं उनको आप देख लें। आपको दिखेगा कि कैसे प्रेमचंद लगातार ये कह रहे थे कि आप स्त्रियों को सिर्फ बच्चा पालने और भोजन पकाने तक क्यों सीमित रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ना, प्रेमचंद का उदाहरण पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए, सुनिए। मुश्किल तो यह है कि पुरुषों ने महिलाओं को इतना सताया है कि अब वे माताएं और गृहिणी न बनकर अपनी आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने पर तुली हुई हैं। अगर पुरुष बच्चे पालना और भोजन पकाना नहीं जानते तो स्त्री क्यों सीखे। जो विद्या पढ़कर पुरुष रोटी कमाता है और इसीलिए औरतों को अपनी लौंडी समझता है, नौकरानी मतलब समझता है, वही विद्या स्त्रियां भी सीखना चाहती हैं। वह खाना क्यों पकाएं, वकालत क्यों न करें, अध्यापिका क्यों न बने। आज से लगभग 100 साल पहले प्रेमचंद ये बात कर रहे थे। ये प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि है। ये प्रेमचंद सोच रहे थे कि आप इस तरह खाना नहीं बना सकते कि स्त्री तो खाना बनाने के लिए है और परिवार का पालन पोषण करने के लिए है, बच्चा पालने के लिए। भैया आप क्यों नहीं करेंगे। और ये यानी कि एक तरह से साहचर्य के एक नए सौंदर्य शास्त्र की जो बात आजकल हम लोग करते हैं, प्रेमचंद इसके लिए अपील कर रहे थे उस दौर में कि इन चीजों में सब में बराबरी आने की जरूरत है। ये चीजें होंगी तभी होगा। अगर देखिए, अगर चीजें नियंत्रित ना रहें तो चीज कितना खराब हो जाता है। आजकल कुछ सुंदर दृश्य दिखने का मतलब देखने को मिलते हैं, वो इसीलिए कि साहचर्य का सौंदर्य शास्त्र नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों ने कुछ हद तक अपना लिया है।
वहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर एक सामंजस्य दिखता है। हालांकि प्रेमचंद जिस तरह का परिवर्तन चाहते थे वैसा परिवर्तन तो अभी तक नहीं आ पाया है। विवाह को लेकर प्रेमचंद का मानना था कि परिवार की संस्था को प्रेमचंद बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन उनका यह मानना था कि परिवार की जो संस्था है वह सिर्फ एक पहिया नहीं खींच सकता है। अगर ये बैलगाड़ी है तो एक पहिया नहीं खींचेगा, दोनों पहियों को खींचना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तो खींचे जा रहा है, दूसरा मतलब किनारे की तरफ झुका हुआ है, दूसरी तरफ। बराबरी का मामला है, चलेगा तो बराबर चलेगा। तो उस दौर में लेकर के था विवाह बहुत जरूरी मानते हैं प्रेमचंद, लेकिन वही कि सब चीजें ठीक हों, वहां पर गड़बड़ियां ना हो, इसका ध्यान दिया जाना जरूरी है। और बार बार वो कहते हैं प्रेमचंद की स्त्रियों को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो अपना भाग्य अपने हाथ में लें, अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बने। पुरुष यह न कहे कि मैं तुम्हारा भाग्य बना रहा हूं। ये बात कितनी सुखद है कि प्रेमचंद आज से 90 साल 80 साल पहले सोच रहे थे, लगभग 100 साल पहले सोच रहे थे। इसलिए कई बार लगता है कि प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि पर बातचीत की जानी चाहिए। और प्रेमचंद का पूरा फोकस देखिएगा कि आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक आजादी पर बहुत है। प्रेमचंद ऐसा नहीं कि मन के भीतर नहीं घुसते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि प्रेमचंद मन के भीतर नहीं घुसते, घुसते हैं प्रेमचंद, लेकिन उनको लगता है कि पहले जो मूल समस्या है उसको तो दूर करो, जो मुख्य रोग है उसको दूर करो। मुख्य रोग गैर बराबरी है स्त्री और पुरुष के बीच, उसको दूर करो, उस गैर बराबरी को दूर करो। जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि विवाह संस्था के बहुत समर्थक हैं, लेकिन प्रेमचंद ने उस दौर में कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि पुरुष अच्छा, प्रेमचंद के समय में पुरुषों के पास हिंदू समाज में भी एक से अधिक विवाह करने का अधिकार था। वो एक से अधिक विवाह करते थे। सोचिए कि प्रेमचंद सिर्फ किस्सागो होते तो क्यों इस ओर जाते। प्रेमचंद को लगा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है। प्रेमचंद ने कहा कि एक विवाह का नियम स्त्री पुरुष दोनों ही के लिए समान रूप से लागू हो और पुरुष पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह न कर सके। ये प्रेमचंद तलाक का पक्ष लेते हैं। प्रेमचंद वहां पर कहते हैं कि अगर इतना शोषण है तो हम बाध्य नहीं कर सकते स्त्री को साथ रहने के लिए। तलाक को उसके इलाज के रूप में देखते हैं प्रेमचंद। अगर प्रेम है, साहचर्य है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप लगातार किसी का शोषण करते चले जाएं। वहां पर प्रेमचंद को लगता है कि स्त्री को अलग होने का अधिकार होना चाहिए। वो बार बार मैं फिर दोहरा रहा हूं कि परिवार की संस्था के समर्थक हैं, परिवार बचाने की बात करते हैं, लेकिन शोषण को नहीं बढ़ाना चाहते। पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार हो, वह उसे रेहनवाय जो कुछ चाहे कर सके। रेहनवाय का मतलब उसे अगर चाहे तो किसी को लोन पर दे सके, उधार दे सके। यानी कि इतना अधिकार उसके पास होना चाहिए कि वो पूछे नहीं कि जी मैं ये उनको दे रही हूं और बाद में ले लूंगी। तो ये अधिकार प्रेमचंद कह रहे थे कि पुरुष की संपत्ति, पति की संपत्ति पर इतना अधिकार होना चाहिए। और पिता की संपत्ति पर बेटी के अधिकार का नियम तो हाल फिलहाल में लागू हुआ है। प्रेमचंद कह रहे थे इसे 1932-33 में कि पिता की संपत्ति पर 31 की बात है, ये 1931 का ये निबंध है कि पिता की संपत्ति पर पुत्रों पुत्रियों का समान अधिकार हो। ये स्त्री दृष्टि है प्रेमचंद की। तलाक कानून जारी किया जाए और स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से जारी किया जाए। ऐसा नहीं कि पुरुष के लिए अलग और स्त्री के लिए अलग बना दिया जाए। तलाक के समय स्त्री पुरुष की आधी संपत्ति पाए, तलाक हो तो आधी संपत्ति पाए, और यदि मौरूसी जायदाद हो तो उसका एक अंश। मौरूसी जायदाद का मतलब ये उर्दू से उठाया उन्होंने, तो वहां से अगर है तो। लेकिन जो पति ने संपत्ति अर्जित की है, जो पति ने संपत्ति बनाई है, उसका आधा हिस्सा लेकर के वो जाने के लिए हकदार है, जा सकती है। ये
प्रेमचंद उस दौर में कह रहे थे, ये चीज सरला रतन के संदर्भ में भी हमको जानना चाहिए। गबन उपन्यास में वो महत्वपूर्ण चरित्र है, बेमेल विवाह है सरला रतन का वकील साहब के साथ। और जाहिर है कि जब तक वकील साहब हैं, धन धान्य है, सब कुछ है, लेकिन वकील साहब नहीं रहते हैं और वो एकदम से लाचार स्थिति में पहुंचा दी जाती है। प्रेमचंद इसीलिए 1936 में जब प्रेमचंद भाषण देते हैं प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में लखनऊ में, साहित्य का उद्देश्य नाम से जो निबंध आप सबने पढ़ा होगा, बहुत प्रसिद्ध है प्रेमचंद का वह निबंध। और वहां जब प्रेमचंद जो बातें कहते हैं, दरअसल उनके अपने जीवन का निचोड़ है, वो अपने साहित्य का निचोड़ है। वो वहां जा करके कई बातें प्रेमचंद कहते हैं। वो कहते हैं कि साहित्य का काम सोए हुए लोगों को जगाना है। सोए हुए लोगों को जगाने का मतलब जो श्रम करके सोया हुआ है उसको नहीं, जिसकी चेतना सो गई है उसको जगाना है, जिसकी नींद ही नहीं खुली उसको जगाना है। तो ये प्रेमचंद पीछे अपने साहित्य में कर रहे थे लगातार। मनोरंजन, बार बार प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य का काम मनोरंजन करना नहीं है, साहित्य का काम आपको और सुसंस्कृत बनाना है, आपको सचेत बनाना है, आपको माने पाठकों को सचेत बनाना है। इसीलिए वो कहते हैं कि साहित्य जो है, वो उसी भाषण में कहते हैं कि साहित्य जो है वो राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है, पीछे चलने वाली मसाल नहीं है। साहित्य राजनीति को रास्ता दिखाता है, राजनीति साहित्य को रास्ता दिखाए, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हालांकि हम सब हकीकत जानते हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन होना तो यही चाहिए कि दार्शनिक और साहित्यकार वो समाज के अगुआ बने। ये प्रेमचंद की चिंता में था। स्त्रियों के संदर्भ में भी ये चीज लेकर के आ रहे थे। कभी गोदान को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें, गौर से पढ़ें, तो देखेंगे कि उसमें स्त्रियों के कई प्रसंग हैं। स्त्रियां मीटिंग करती हैं, वहां पर गोष्ठियां करती हैं स्त्रियां, और स्त्रियां जब वहां गोष्ठियां करती हैं तो उसमें स्त्री मसलों पर बात करती हैं, विवाह के मसलों पर बात करती हैं, और प्रेम के आधार पर विवाह करने की बात करती हैं। वो कहती हैं कि प्रेम हो तभी विवाह करने की जरूरत है, वरना कोई मतलब नहीं है। दरअसल एक तरह से एक हाइपोथेसिस रख रहे थे प्रेमचंद। हम सब जानते हैं कि विवाह का एक दूसरा स्वरूप भी है, जिसमें आजकल हम तमाम वेबसाइट से और तमाम चीज़ों से भी विवाह संस्था में जाते हैं और जीवन बहुत सुंदर रहता है। एक तरह का जीवन जीने का वो एक सामाजिक समझौता भी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन प्रेमचंद जिस दौर में लिख रहे थे, जहां परिवर्तन की बात थी, एक तरह की ये प्रतिक्रिया थी, एक तरह की प्रतिक्रिया थी ये कि हम प्रेम के आधार पर विवाह करेंगी और नहीं तो नहीं करेंगी। यानी कि कहीं ना कहीं इस कथन में यह था कि हम जब पुरुष को पहचान लेंगी कि ये हमारे लायक है या नहीं है, तब हम उसके गले में वरमाला डालेंगे, उससे विवाह करेंगे। एक हाइपोथेसिस देने की कोशिश करते हैं प्रेमचंद, और इसी को एक तरह से एक्सटेंड करते हैं। मालती का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है गोदान में। आप सबने पढ़ रखा होगा इस उपन्यास को। हिंदी का कौन विद्यार्थी है जो गोदान नहीं जिसने पढ़ा होगा। मालती का पूर्वार्ध अलग है और उत्तरार्ध अलग है। मालती जो शुरू में आती हैं तो बड़ा चमक दमक दिखता है, सारी चीजें दिखती हैं, और सामान्य लोग ये सोचते हैं कि ये मतलब आडंबर में ज्यादा रहती हैं। लेकिन धीरे धीरे मालती के चरित्र का प्रेमचंद विकास करते हैं और वो औदात्य की ओर बढ़ता है, उदात्त होता जाने वाला चरित्र है। और एक कथन है उपन्यास में जिसको बार बार लोग दोहराते हैं और यह सिद्ध करने की भी कोशिश करते रहे हैं बहुत दिनों तक कि प्रेमचंद पढ़ी लिखी स्त्रियों को समझ नहीं पाते थे। और शायद इसीलिए एक वाक्य है ना कि मालती जो है वो बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। अंतिम पन्नों की तरफ ये बात आती। दरअसल पूरे गोदान उपन्यास में यह अकेली काव्यात्मक पंक्ति है। इसको डिकोड करने की जरूरत है, इसको खोलने की जरूरत है। मधुमक्खी का स्वभाव क्या होता है?
मधुमक्खी का स्वभाव होता है कि वह जीवनदायी शहद इकट्ठा करती है ना। जीवनदायी शहद इकट्ठा करती है। शहद हम लोग जानते हैं कि औषधि का काम करता है। वो मिठास तो होती ही है, औषधि का काम करता है। और तितली का जो विशेषता है वो क्या है? तितली सौंदर्य का प्रतीक है और स्वतंत्रता का प्रतीक है। अपनी शर्तों पर वो जहां जाना चाहती है वो जाती है, जिस पौधे पर बैठना चाहे बैठती है। तो एक तरह से जो स्त्री का नैसर्गिक रूप है सुंदरता का, वह तितली से पूरा होता है। एक स्वतंत्रता की चीज उसके साथ जुड़ती है। मधुमक्खी जीवनदायी शहद इकट्ठा करने का मामला है, और मधुमक्खी इस बात का भी प्रतीक है कि यदि उसके छत्ते पर हाथ डालोगे तो डंक मारेगी। प्रेमचंद यह बताना चाहते थे कि मालती जैसी पढ़ी लिखी स्त्रियों में जो स्त्री का नैसर्गिक स्वभाव है वह भी है, लेकिन उसमें बहुत कुछ जुड़ जाता है। आत्मरक्षा का गुण जुड़ जाता है। दूसरे की रक्षा तो वो करती ही आई हैं, शहद दे करके, व्यवस्था करके। तो प्रेमचंद कहते हैं कि स्त्रियां अगर पढ़ लिख लेंगी तो वो मालती की तरह सक्षम हो जाएंगी। वो समाज को दिशा दे पाएंगी और अपनी भी रक्षा कर लेंगी। फिर उनको किसी पुरुष की जरूरत नहीं होगी रक्षा के लिए। कि कभी आप लोगों ने, पता नहीं केरल में ऐसा होता था कि नहीं होता था, हम लोगों की तरफ तो ये होता था कि बहन भले ही 25 साल की हो या 21 साल की हो और भाई 10 साल का हो, अगर उसको अपनी सहेली के घर जाना हो तो 10 साल का भाई साथ साथ जाता था, जिसको कोई भी 2 थप्पड़ मार के कहीं भी डरा धमका सकता है। यह जो पितृसत्ता की सोच थी कि एक स्त्री जा रही है तो उसकी सुरक्षा में एक पुरुष जाएगा, भले ही वो 10 ही साल का हो और वो लड़की 20 साल की 21 साल की हो। प्रेमचंद इस पर भी प्रहार करते हैं कि स्त्री को किसी इस तरह से पुरुष की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। कभी महादेवी वर्मा की कविता को इससे जोड़कर देखिएगा। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। वो यही कहती हैं कि बहुत रास्ता दिखा लिया, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अब तक तुम लोगों ने बहुत रास्ता दिखाया और तुम लोगों के बताए रास्ते पर हम बहुत चली। अब ये जो अजनबी अनजान सा रास्ता दिखाई दे रहा, छोड़ दो, हम ये मार्ग बना लेंगी, इस रास्ते को हम साफ कर लेंगे। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। छोड़ दो, हम अपना मार्ग बना लेंगी, चाहे जितना कंटकाकीर्ण क्यों न हो, हम यहाँ से अपना मार्ग। इस कविता को कहीं पढ़िएगा। हुआ ये कि महादेवी वर्मा की कविताओं को रहस्यवाद के साथ जोड़कर लंबे समय तक ऐसा पढ़ाया गया कि किसी अलौकिक प्रिय को ही संबोधित लोग उनको मानते रहे और देखते रहे। जबकि महादेवी वर्मा का गद्य पढ़िए, श्रृंखला की कड़ियां पढ़िए, स्त्री मुक्ति की वो दस्तावेजी किताब है, 1942 में छप गई थी भारत में, और वो सारे निबंध 1930 से 42 के बीच में लिखे गए थे। सिमोन द बुआ की किताब मूल फ्रेंच में 1949 में छपी थी, महादेवी वर्मा के 7 साल बाद, लेकिन वो फ्रेंच में थी, अंग्रेजी में अनुवाद हो गया, पूरी दुनिया ने जान लिया। महादेवी जी की हिंदी में छपी थी, उसको अंग्रेजी अनुवाद 1980 के आसपास आकर होता है। तो महादेवी जी के गद्य के साथ उनकी कविताओं को पढ़िएगा तो लगेगा कि महादेवी वर्मा भी 1930 के आसपास जब प्रेमचंद ये सब लिख रहे थे, तो महादेवी वर्मा भी आंगन का स्वरूप बदलना चाह, आंगन माने जहां स्त्रियों को रहने की जगह बनाई गई थी, तो आंगन का स्वरूप बदल देना चाहती थी महादेवी वर्मा, और स्त्री के दुख दर्द की बात कर रही थी, जो कि प्रेमचंद कर रहे हैं पति की संपत्ति को लेकर, पिता की संपत्ति को लेकर। क्योंकि प्रेमचंद जानते थे कि आर्थिक आधार वह आधार है जिसके बिना आप किसी को भी कमजोर कर सकते हैं। जिसका आर्थिक आधार मजबूत है, आप उसको झुका नहीं सकते, आप उसको किसी भी रूप में उसका शोषण नहीं कर सकते, आप शोषण नहीं कर सकते आप। इसलिए प्रेमचंद सबसे पहले स्त्रियों के शिक्षा और आर्थिक आधार की बात करते हैं, फिर विवाह की बात करते हैं कि वहां भी उनका शोषण न होने पाए, उनके पास तलाक का अधिकार होना चाहिए, उनके पास कभी भी उनको किसी स्टेज पर लगे कि नहीं रहना साथ, तो अलग हो जाए। उनकी मर्जी हो तो विवाह करें या न मर्जी हो तो न करें। स्त्रियों की खरीद फरोख्त, ये जो बाजार में स्त्रियों के बेचने और उनका सेवा सदन उपन्यास है ही, हम सब जानते हैं। प्रेमचंद इसको लेकर बहुत व्यथित रहते थे और उनका मानना था कि जब तक स्त्रियां
खरीदी और बेची जा रही हैं बाजार में, उनकी देह का सौदा हो रहा है, तब तक यह मान कर चलिए कि मुक्ति पूरी नहीं हुई है। जब तक आप स्त्री की देह की कीमत लगा रहे हैं, तब तक मुक्ति पूरी नहीं हुई है। यह चेतना ही अपने आप में बहुत निम्न दर्जे की है कि आप स्त्री देह की कीमत लगा सकते हैं। सेवा सदन को पढ़ जाइए, उसमें ऐसे ऐसे मार्मिक संवाद हैं, ऐसे मार्मिक संवाद हैं कि आंख भर आती है। बहस है कि ये दाल मंडियां किसके बल पर आबाद हैं। दाल मंडी माने जो तवाइफों का इलाका है बनारस में, उसको लेकर के कि ये दाल मंडी किसके नाते आबाद है, कौन है इसके पीछे। और स्त्रियां उसमें अपनी रुचि से थोड़े जाना चाहती हैं, वह तो किसी न किसी कारण से ले जाकर वहां लोग रख देते हैं। तो यह जो पितृसत्ता का पूरा जाल है, पूरी नेटवर्किंग है पितृसत्ता की, उस नेटवर्किंग को तोड़ते हैं प्रेमचंद। वो कहते हैं कि इसको तोड़ दो और हर जगह से तोड़ दो कि ये फिर जुड़ ना पाए आपस में, क्योंकि अगर जुड़ गए तो फिर वही कमाल करेंगे। विधवा विवाह को लेकर प्रेमचंद बहुत सचेत थे। नवजागरण से चीज निकली थी, आप सब जानते हैं इस बात को। स्वयं उन्होंने विधवा से विवाह किया था, बाल विधवा थी शिवरानी देवी जी, जिनसे विवाह किया था उन्होंने। तो विधवा विवाह को लेकर के भी प्रेमचंद बहुत सचेत थे और अपने उपन्यासों में भी इस प्रसंग को ले आए और अपनी कहानियों में भी इस प्रसंग को उन्होंने शामिल किया। कहीं कोई मतलब दुविधा नहीं थी उनके मन में इसको लेकर के। और कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अमृत राय जो हैं ने लिखा है, अमृत राय जो उनके पुत्र हैं, जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी है कलम का सिपाही, उनका कथन मैं उद्धृत कर रहा हूं। अन्याय का नाम लेते ही उनका, माने प्रेमचंद का, अन्याय का नाम लेते ही उनका ध्यान सबसे पहले स्त्री जाति पर जाता है। सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार कौन है? कहने के लिए औरत मर्द बराबर हैं, सब ढकोसला है। औरत मर्द के पैर की जूती है, बाकी सब कलई मुलम्मा है। कलई मुलम्मा जानते हैं आप लोग ना, जो पेंट कर दिया जाता है ऊपर से किसी चीज, कोई भी मान लीजिए पीतल के ऊपर सोने का पेंट कर दीजिए, वो कलई मुलम्मा वही हुआ। तो ये बराबरी का जो एक ढकोसला है स्त्री पुरुष के बीच में, वह वही है, कलई मुलम्मा है। पीतल पर सोना पेंट कर दिया है तो नहीं, वो है नहीं। ये प्रेमचंद तब भी देख रहे थे, हम मित्रों आज भी जानते हैं इस बात को। मैं अक्सर एक बात कहता हूं प्रेमचंद के हवाले से, आज कहूं आप लोगों से कि कई बार हम लोग, मैं अपने विद्यार्थियों से भी कहता हूं, जो लड़कियां हैं उनसे भी और जो लड़के विद्यार्थी हैं उनसे भी कहता हूं, शोधार्थियों से, कि आजकल पुरुष जो हैं वो हाथ बटाते हैं काम में। कई बार किचन के काम में भी हाथ बटाते हैं, जो नए स्त्री पुरुष आए हैं हाथ बटाते हैं। बच्चा पालने में भी हाथ बटाते हैं। ये बहुत सकारात्मक बात है, लेकिन सबसे अधिक सकारात्मक बात तब होती है या होगी जब वे आपकी महत्वाकांक्षा के सहयोगी बने। जो आपका एम्बिशन है, अगर वो उसके सहयोगी बनते हैं तो सही साहचर्य है। घर में मैं बांट लिया, सुख की बात है, मैं इसको कमतर नहीं कह रहा हूं, इसको कम नहीं कह रहा हूं, महत्वपूर्ण चीज रेखांकित कर रहा हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो बनना चाहती हैं, क्या उसमें आपका पार्टनर कितना मददगार है, या अगर वो पुरुष है तो वो अपनी पत्नी के लिए कितना मददगार है। स्टूडेंट बने कि पुरुष अगर सामने संबोधित है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रेमचंद जैसे लोग यही काम कर रहे थे, ऐसे पुरुषों का निर्माण चाहते थे कि वो हो, जो अपने पार्टनर को, जो अपने जीवन साथी को अपने जैसा ही समझे, न कम न अधिक। जानते हैं, किसी को देवता बना देना भी खतरनाक है, किसी को देवी बना देना भी खतरनाक है। देवता और देवी बनाकर शोषण बहुत आसानी से किया जा सकता है। हाड़ मांस का ही रहने दीजिए, पुरुष को भी और स्त्री को भी।
दोनों के जैसे पुरुष के भीतर बहुत सारी चीजें होती हैं, स्त्रियों के भीतर भी होती हैं, यही समझने की जरूरत है। ये प्रेमचंद अपने निबंधों में भी कह रहे थे और अपनी कहानियों में भी कह रहे थे, और जब जब उनको जहां मौका मिला वहां वहां उन्होंने कहा। विधवाओं के बारे में उनका एक कथन आपसे शेयर करता हूं, याद रहेगा आप लोगों को। विधवाओं के साथ समाज ने बड़ा अन्याय किया, और अन्याय को पाल कर कोई समाज सरबसा मतलब प्रगति नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। उसी समय शारदा बिल आया था, जो प्रेमचंद का वो समय था, शारदा बिल नाम से एक बिल पास हुआ था। प्रेमचंद ने शारदा बिल का समर्थन करने की अपील की अपना निबंध लिख करके, क्योंकि यह एक ऐसा बिल था जिससे विधवाओं के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो सकता था। सरला रतन जैसे कि विधवाओं के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो सकता, जो उनकी पात्र है। उस दौर में जो लाखों विधवाएं थीं, उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो सकता था। कभी सोचना चाहिए कि प्रेमचंद की दृष्टि कितनी बारीक है। एक तरफ अंग्रेजों के से संघर्ष की कहानियां लिख रहे थे, दूसरी तरफ पितृसत्ता से संघर्ष की कहानियां लिख रहे थे, तीसरी तरफ जाति व्यवस्था से संघर्ष की कहानियां लिख रहे थे, चौथी तरफ जमींदारों से संघर्ष करती किसानों के मुक्ति की कहानियां लिख रहे थे। एक एक साथ कितने मोर्चे प्रेमचंद के जीवन में हैं, और खुद रोग से त्रस्त थे, बहुत छोटा जीवन मिला उन्हें, हम सब जानते हैं इस बात को। प्रेमचंद उस दौर में सिनेमा में लिखने के लिए गए और बड़ा पैसा मिल रहा था, लेकिन प्रेमचंद का मन नहीं लगा। उनको लगा कि वो जो लिखना चाहते हैं इस महादेश के लिए, इस समाज के लिए, वो सिनेमा में रहकर लिखना संभव नहीं होगा, और वो सारा लाभ लोभ छोड़कर लौट आए। और नहीं लौटते तो गोदान हमारे पास नहीं होता, गोदान जैसी कृति हमारे पास नहीं होती। उनकी लिखी एक दो फिल्म की स्क्रिप्ट्स होती, पता नहीं उसमें भी कितना न्याय हो पाया होता या नहीं हो पाया होता। ये कुछ चीजें जो हैं, प्रेमचंद कई जगहों पर ये बात करते हैं। मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने और रखना चाहता था। तलाक की समस्या पर बात है। एक चीज और भी मैं एक प्रसंग आप लोगों से शेयर करूं कि मुन्नी का एक प्रसंग है कर्मभूमि में। कर्मभूमि उपन्यास पढ़ा है आप लोगों ने, जरूर पढ़ा होगा। आजादी की लड़ाई पर केंद्रित मुकम्मल उपन्यास प्रेमचंद का अकेला कर्मभूमि है, जो पूरी तरह स्वाधीनता आंदोलन पर केंद्रित उपन्यास है। उसमें जो मतलब नायक की जो पत्नी है अमरकांत की, वो और उसकी बहन नैना, सुखदा और नैना, सुखदा है पत्नी अमरकांत की और नैना, उनके बीच स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर एक लंबी जिरह है, एक लंबी बातचीत है। कभी जरूर पढ़ना चाहिए उससे उसको, इससे पता चलेगा कि प्रेमचंद क्या क्या सोचते हैं। उसमें एक मुन्नी नाम का चरित्र है जिसके साथ अंग्रेज सिपाही बलात्कार कर देते हैं, और वह सोचती है कि अब वो पति के पास क्या करने को जाएगी। वही जो सदियों की सोच स्त्रियों के दिमाग में बिठा दी गई कि देह की पवित्रता ही अंतिम पवित्रता है। एक तरह से वो परेशान है प्रेमचंद उसको, फिर वो लेकिन वो अपना मतलब एक तरह से अपने को समाप्त करना चाहती है। प्रसंग बदलता है, बचती है, फिर वो दलित बस्ती में जाती है, काम करती है। बहुत सारा प्रकरण है अमरकांत के साथ, उसका थोड़ा लगाव का भी प्रसंग आता है। ये मैं उस ओर नहीं जाना चाहता। मुन्नी का प्रसंग लेकर के प्रेमचंद सिर्फ इसलिए आए थे कि अंग्रेज उस दौर में पूरी दुनिया में यह प्रचारित करते थे कि भारतीय जो हैं वो बहुत बर्बर किस्म के हैं, और अंग्रेज स्त्रियों पर ये गलत निगाह रखते हैं, और जब भी मौका मिलता है वो उनके साथ ज्यादती करते हैं। ये इस तरह का प्रचार उस पूरे दौर में अंग्रेज पूरी दुनिया में कर रहे थे भारतीयों को लेकर। मुन्नी का प्रसंग इसके प्रत्याख्यान के रूप में, इसके क्रिटिक के रूप में प्रेमचंद लेकर आए कि भारतीय ऐसा नहीं करते हैं। भारतीय तो ठीक है कि उनके भीतर जो पितृसत्ता के दोष हैं वो सब हैं, लेकिन ये वाला काम जो है ये तो अंग्रेज ज्यादा कर रहे थे भारतीय स्त्रियों के साथ। तो मुन्नी का प्रसंग इस दृष्टि से भी लेकर के वहां वो आए थे। लेकिन यह उपन्यास, वहां पर एक और भी चरित्र है, एक मुस्लिम चरित्र भी है इस उपन्यास में, उसको भी देखने की जरूरत है। और कई मतलब जो स्त्री चरित्र हैं वहां पर उनका अलग अलग ढंग से प्रेमचंद ने उनको रखा है, और हर जगह प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि बहुत साफ आती है।
कहीं वो दुविधा में नहीं दिखाई देते कि स्त्री को ये मिल जाएगा तो चीज बिगड़ जाएगी। हर जगह उनको लगता है कि स्त्री को वह सब मिलना चाहिए जो पुरुष को मिला हुआ है, या पुरुष जो पाना चाहता है वो स्त्री भी पा सकती है। पर देखिए, दो जैविक संरचना हो जाने से इतना अंतर नहीं आ जाएगा कि आपको तो यह चीज चाहिए और उनको यह चीज चाहिए। बायोलॉजिकल अंतर ही तो है, और क्या है। इसके अलावा तो और कोई अंतर नहीं है। उनके पास भी दिमाग है, उनके पास भी हाथ है, सब कुछ सोचना समझना सब कुछ है। एक बायोलॉजिकल अंतर है। तो बायोलॉजिकल अंतर ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको शोषित कर दें, आप उसको मतलब अपने अधीन कर लें। प्रेमचंद ने अपने पूरे लेखन में ये काम किया, पूरे लेखन में काम किया। हर जगह आपको एक भी कहानी प्रेमचंद की ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर वो पितृसत्ता के पक्ष में खड़े आपको दिखाई दे, जहां लगे कि नहीं, ये पुरुषवादी मानसिकता प्रेमचंद की दिखाई दे रही है। ऐसा कहीं नहीं दिखेगा आपको। और लोग तो आजादी के बाद तक विधवा विवाह को लेकर के बहुत संकोच करते रहे। उस दौर में ये लिखा इन्होंने, प्रतिज्ञा नाम के अपने उपन्यास में भी बाकायदा जो है चरित्र विकसित किया उन्होंने, विधवा विवाह का प्रसंग लेकर के आए। और जो निबंध लिखा उन्होंने, उसमें लिखा कि विधवा स्त्री को पुनर्विवाह का उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को। विधुर जितने पुरुष होते थे जिनकी पत्नियां मर जाती थी वो तुरंत विवाह कर लेते थे। प्रेमचंद ने कहा अगर वह कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं कर सकती भाई। तो विधवा स्त्री को पुनर्विवाह का उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को। स्वेच्छा से वैधव्य हिंदू समाज का अमूल्य वरदान है, परंतु ऊपर से लादा हुआ वैधव्य अभिशाप है। देखिए, जब ये प्रेमचंद वरदान वगैरह की भाषा कहते हैं तो इसको ये ना समझा जाए कि वो इसे महिमा मंडित कर रहे हैं। वो उनका सिर्फ ये कहना है कि यदि कोई स्त्री अपने पति के न रहने के बाद उसके प्रेम में, उसकी स्मृति में रहना चाहती है, ये उसका अपना निर्णय है, तो बात अलग है। लेकिन आप जबरन उसको न रखिए कि तुमको इसी रूप में रहना है। ये बड़ी बात है। कह रहे हैं कि कोई स्वयं नहीं करना चाहता, कोई विवाह ही नहीं करना चाहता, न करे। कोई विधवा होने के बाद विवाह नहीं करना चाहता, वो पति की स्मृति में रहना चाहता। ऐसे पुरुष भी हुए हैं जो पत्नी की स्मृति में जीवन जिन्होंने व्यतीत कर लिया अपने साथी की। तो कह रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन आप जबरन मालिक बन करके कि नहीं साहब आपको तो ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा, इस प्रेमचंद कहते हैं कि ये ठीक बात नहीं है। ये उचित नहीं है, ये समझने की जरूरत है। तो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि हिंदू विधवाएं जनमत के भय से मुक्त हों तो वे बिना हिचक पुनर्विवाह कर लेंगी। वो कह रहे थे कि दरअसल जो एक सामाजिक लबादा हमने उड़ा दिया है, अगर वो सामाजिक लबादा न उड़ाएं, उनके मन पर दबाव न डालें, तो अधिकतर जो विधवाएं हैं जो असमय विधवा हो गई हैं वो विवाह करने का निर्णय ले लेंगी और विवाह कर लेंगी और उनका जीवन सुंदर हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। ये सब प्रेमचंद सोच रहे थे। ये उनकी स्त्री दृष्टि का कमाल है। सोचिए कि कितना मतलब चलता रहता होगा अपने दिमाग में प्रेमचंद के। उस समय के पूरे कालखंड को वो देख रहे थे, समझ रहे थे। एक बात और कही प्रेमचंद ने जिस पर विचार करना चाहिए। होता ये था उस दौर में कि कई बार 5 साल 7 साल 8 साल 9 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और वो पति के घर जा भी नहीं पाती थी, यानी कि विदाई नहीं हुई होती थी। इस बीच पति नहीं रहता था, यानी वो विधवा घोषित कर दी जाती थी और फिर उनको जीवन भर के लिए या तो कहीं भेज दिया जाता था विधवाश्रम में, या मतलब उनको एक कहेंगे कि बहुत ही खराब किस्म का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। प्रेमचंद ने उस दौर में निबंध लिखा और कहा कि मेरा विश्वास है कि जो लड़की 10-15 साल की अवस्था में अपनी सम्मति दिए बिना ब्याही गई हो और जो कभी अपने पति के साथ न रही हो और एकाएक विधवा घोषित कर दी जाए तो वह विधवा नहीं है। जिससे राय भी नहीं ली गई कि तुम्हारी शादी हो रही है, जो कभी पति के साथ 2 घंटे भी नहीं रही,
पति नहीं रहा और आप कहते हैं कि अब उसके नाम पर पूरा जीवन तुम व्यतीत कर लो, यह वैधव्य नहीं है। एक तरह से थियराइज कर रहे थे प्रेमचंद। बड़ा कलेजा चाहिए होगा इसके लिए, आसान नहीं था उस दौर में इसको कह करके। प्रेमचंद के विरुद्ध निबंध लिखे गए उस दौर में। आज आप लोगों को बताऊं, प्रेमचंद ने जो दलितों के पक्ष में, स्त्रियों के पक्ष में लेख लिखे, उस दौर की बड़ी पत्रिकाओं, यानी जिस सरस्वती में स्वयं प्रेमचंद छपते थे, उसी सरस्वती में प्रेमचंद के खिलाफ निबंध लिखे गए। ज्योति प्रसाद निर्मल जैसे लोगों ने निबंध लिखा और कहा कि ये प्रेमचंद जो है हिंदू समाज को भड़का रहे हैं, जबकि प्रेमचंद हिंदू समाज को या भारतीय समाज को दरअसल और मजबूत बनाना चाहते थे। जो और कमियां थीं उनको दूर करना चाहते थे। एक बात का कम जिक्र करते हैं लोग कि प्रेमचंद विवेकानंद से बहुत गहरे प्रभावित थे। विवेकानंद के कुछ ही पक्षों को सामने रखा गया है और उन्हीं पर चर्चा होती है। विवेकानंद के बहुत सारे पक्ष, तो विवेकानंद से गहरे प्रभावित थे प्रेमचंद, और इन तमाम मुद्दों पर भी वो विवेकानंद को देखते हैं और समझते हैं। तो ये तमाम प्रसंग उनके वहां एक उस दौर में एक बिल पास हुआ था, सर हरि सिंह गौड़ तलाक बिल। ये हरि सिंह गौड़ वही हैं जिनके नाम पर सागर में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये सर हरि सिंह गौड़ जो थे, इन्होंने एक तलाक बिल प्रस्तुत किया था और उसका बहुत तीक्ष्ण विवेचन किया प्रेमचंद ने अपने निबंध में, और कहा कि स्त्री में रूप न हो, वह फूहड़ हो, उसके संतान न होती हो, या किसी कारणवश उससे असंतुष्ट हो, तो उसके लिए रास्ता साफ है, लेकिन पुरुषों में कितनी ही बुराइयां हो, स्त्री के लिए कहीं शरण नहीं है। यानी कि पुरुष तो यह कह के कि मेरी स्त्री ऐसी है, पल्ला झाड़ लेता है, उसको छोड़ देता है, लेकिन स्त्री ये बात नहीं कह पाती है अपने पुरुष के लिए। कई बार तो मतलब ऐसी दिक्कतें भी होती हैं पुरुषों में, जिससे वो पति होने लायक नहीं होते हैं, फिर भी स्त्रियां जीवन काट देती रही उनके साथ। ये संरचना के भीतर की चीज रही, हमारी अपनी संरचना के भीतर ये चीज होती रही। प्रेमचंद इन सब का क्रिटिक उपस्थित करते हैं, प्रेमचंद इन सब की आलोचना उपस्थित करते हैं। जो नैना सुखदा का प्रसंग तो आप लोग अवश्य ही एक बार देख लें, उसको जान लें, क्योंकि वो अच्छा लगेगा आप लोगों को। जो कर्मभूमि उपन्यास है, अच्छा लगेगा आप लोगों को कि कई तरह से रहेगा। प्रेम की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी हैं, मैं अगर बोलूं तो 2-2.5 घंटे तो प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि पर शायद प्रेमचंद को उद्धृत करने में लग जाएंगे। इतनी चीजें प्रेमचंद के वहाँ हैं, इतने तरह के विषय प्रेमचंद के पास हैं जो निकल करके आती हैं। प्रेमचंद के वहाँ एक चीज बड़ी अच्छी है कि प्रेमचंद किसी मिथक के पास नहीं जाते। प्रेमचंद बहुत इतिहास में नहीं जाते, वो हमारे और आपके बीच से पात्र चुनते हैं, हमारे और आपके बीच से जीवन के जो विडंबनाएं हैं उनको उठाते हैं, हमारी और आपकी कहानियां लिखते हैं, इसलिए वो ज्यादा चुभती हैं हमें, वो ज्यादा अपील करती हैं। कभी इस पर विचार करना चाहिए कि प्रेमचंद 1936 में चले गए थे, नहीं रहे थे, आज हम 2022 में हैं, प्रेमचंद की लोकप्रियता बढ़ती गई है, प्रेमचंद की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। प्रेमचंद के समय की हिंदी और आज की हिंदी बदल गई है, बावजूद इसके प्रेमचंद की हिंदी लोग पढ़ रहे हैं। ये प्रेमचंद के कथा साहित्य की ताकत है, उसके भीतर जो उसका प्राण तत्व है, ये उसकी ताकत है कि वो हमें बेचैन करता है। अभी वो समस्याएं, वो चिंताएं हमें परेशान करती हैं, बेचैन करती हैं, इसलिए हम लोग बार बार प्रेमचंद के वहां जाते हैं और देखते हैं। पूरे जीवन जब तक प्रेमचंद जीवित रहे, उन्होंने स्त्रियों को मनुष्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ी, उसी के लिए कहानियां लिखी, उसी के लिए उपन्यास लिखे, उसी के लिए निबंध लिखे। उनका मानना था कि जब तक आधी आबादी प्रसन्न नहीं होगी, तब तक प्रसन्नता का जो व्याकरण है वो पूरा नहीं होगा। प्रसन्नता का अगर कोई व्याकरण बनता है, उसका कोई ग्रामर बनता है, तो वो तभी मुकम्मल होगा जब आधी आबादी भी प्रसन्न होगी, जब आधी आबादी को भी लगेगा कि
अब सब कुछ ठीक है, बराबरी का मामला है, तो शायद स्थितियां बदल जाएंगी। प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला हो, प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन हो, प्रेमचंद का उपन्यास गबन हो, प्रेमचंद का गोदान हो, किसान समस्या पर लिखा गया उनका प्रेमाश्रम हो, हर उपन्यास में स्त्री से संबंधित कोई न कोई मार्मिक प्रसंग अवश्य है, और वो सिर्फ इसलिए है कि हमारी और आपकी आंख खुल सके। ठाकुर का कुआं, जो कि दलित जीवन पर केंद्रित एक विशिष्ट कहानी है, जिसकी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने भी बड़ी भूरि भूरि प्रशंसा की थी, दलित विमर्शकार और चिंतक लेखक। उस कहानी में भी कुएं के जगत पर थोड़ी देर के लिए ही सही तथा कथित सवर्ण घरों की स्त्रियां भी आती हैं, और जो संवाद करती हैं कि उनकी स्थिति भी घर में नौकरानी से अलग नहीं है। कहने को वो तथाकथित उच्च जातियों की हैं, उनके पास संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ 5-7 पंक्तियां हैं ठाकुर का कुआं की, जब जगत पर वो स्त्रियां पानी भर रही हैं खड़े होकर कुएं पर। उसको जरूर पढ़िए मित्रों। जहां कहीं भी अवसर मिला, जहां कहीं भी प्रेमचंद को मौका मिला, उन्होंने स्त्रियों और वंचितों के लिए आवाज अवश्य उठाई। कई बार तो कहानी कला का अतिक्रमण करके भी उठाई उन्होंने। कई बार जहां लेखक को नहीं जाकर के खुद बोलना चाहिए, वहां जाकर बोला उन्होंने। कफन में वंचितों के पक्ष में, कि रात दिन मेहनत करने से क्या होता है जब भूखे ही रहना है, और जो मेहनत नहीं करता है वो चारपाई तोड़ रहा है, यानी कि सुख भोग रहा है। इस तरह के तमाम प्रसंग हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों का और भी सत्र होगा और कई चीजें होंगी। तो कुछ मुद्दे थे, कुछ बातें थी प्रेमचंद के की स्त्री दृष्टि को लेकर। बहुत सारी और भी बातें हैं जिन पर कभी मौका मिला तो हम लोग और चर्चा करेंगे। बस निवेदन यह है कि रखमाबाई का प्रकरण है, मोक्षधायिनी उपाध्याय का कविता संग्रह भी उपलब्ध है, ये सब कभी मिले तो देखें। स्त्री दर्पण जो पत्रिका है उसकी पुरानी फाइलें उपलब्ध हैं, कभी मौका मिले तो देखिए कि ये प्रेमचंद जैसे लोग आते हैं तो पीछे एक जमीन है, उर्वर जमीन है। और फिर प्रेमचंद ने जो काम किया, उनके मैंने निवेदन किया कि उनके स्त्री विषयक विचार जरूर पढ़ें। मैं बहुत आभारी हूँ मित्रों आप सबका, कि आप सबने बहुत धैर्य के साथ मुझे सुना, और एकेडमिक स्टाफ कॉलेज जो आपका है, मैं उसका भी आभारी हूँ। अपने आत्मीय मित्र प्रोफेसर जयचंद्रन का भी आभारी हूँ कि आज आप लोगों से बातचीत का अवसर मिला। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।